Hi everybody. So LSAT is just around the corner and काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी क्वेरीज आ रही है तो हमने सोचा क्यों ना एक 7 डे स्ट्रेटजी हम यहाँ पे डिस्कस कर लें क्योंकि ये जो 7 डे स्ट्रेटजी है लास्ट में आप क्या ऐसा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा हम लोग यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। सो अब देखो आज जो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एकेडमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड सेकंड जो प्रॉब्लम्स है वो है जेनरिक कि अल्टीमेटली हमें ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं एंड स्पेशली इन लास्ट 7 डेज कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं लास्ट 7 डेज में जिससे हमारा स्कोर जो है वो जंप कर जाए। तो सबसे पहले एकेडमिक प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फेसिंग ट्रबल्स इन प्रिपेयरिंग फॉर एलसैट। एकेडमिक प्रॉब्लम्स के लिए एक बार इसके स्ट्रक्चर को देख लेना है। देखो आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्लोजली देखा है। कुछ लोगों ने देखा होगा आई एम श्योर एंड उनकी प्रिपरेशन जो है या फिर जो उनका स्ट्रेटजी है वो इस स्ट्रक्चर से अलाइंड होगा। बट देन बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया एंड आई एम सेइंग दिस यू नो बिकॉज मेरे पास जो क्वेरीज आ रही है कुछ इसी तरीके की आ रही है। तो देखो आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग में 23 क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 22 क्वेश्चंस हैं, सेकंड वाले सेक्शन में 23 एंड इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यू हैव 24 क्वेश्चंस एंड इसका आपको टाइम भी दे रखा है। इन शॉर्ट यू हैव 140 मिनट्स, ठीक है, एंड 92 क्वेश्चंस टू सॉल्व। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एलसैट में क्या आपको मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। देखो यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन जो है स्पेशली ये सेक्शन हर हर एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं तो एनालिटिकल रीजनिंग जो है उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। रीजन यहाँ पे आपके पास पजल्स आती हैं, नंबर्स, सीरीज, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो घूम फिर के आते हैं जो हमने पिछले कुछ टाइम में नहीं पढ़े प्रॉपर्ली। रीजन वी ऑल वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड हम सब लोगों ने हमारे दिमाग में ये बिठा रखा था कि एआर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड अब एक महीने में आपको प्रिपेयर करना है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। तो एआर सेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आता है। तो इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मैंने इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले तो आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स वहां पे जनरली पूछे जा रहे हैं। आई एम श्योर आपने जो पिछले कुछ मॉक्स जो हैं वो लिखे होंगे या फिर एलसैट इंडिया से आपने मॉक्स बाय किए होंगे। जो दो डायग्नोस्टिक मॉक्स आपको मिले आपने उनको भी एनालाइज किया होगा एंड आपने एआर के अलग अलग टॉपिक्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा। अब आप ये देखो कि कौन से टॉपिक्स में आपकी कमांड आ चुकी है कि हाँ यार ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे पास आ रहा है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एवरीथिंग इज टाइम राइट, वहां पे टाइम बाउंड मैनर में आपको सॉल्व करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे उस गिवन टाइम में। डेफिनेटली कुछ छूटेगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आप गिवन टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ने वाले हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें जिनके जिन जिन टॉपिक्स पे आपका कमांड आ चुका है। सो एज सुन एज यू गेट पेपर, द मोमेंट यू navigate through the questions and you see that there is some topic जिसके ऊपर आपको कमांड नहीं है तो एक बार के लिए उसको छोड़े एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीविंग a question to attempt something that you already know is the key to success। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े ध्यान से सोचिएगा जो मैंने अभी कहा, क्योंकि जो आपके सामने आ रहा है आप बिल्कुल उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है। हो सकता है आपके लिए आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हुए हो, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जो टॉपिक्स आपको आते हैं। सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन से टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर आपका कमांड जो है डेवलप हो चुका है एंड उनको सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।
कुछ मॉक्स आपने एनालाइज किए तो आपने जरूर आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स पे अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए या फिर अपना फोकस जो है वो बढ़ाइए। एंड सेकंड, हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व टू गेट द सिलेक्शन। अब देखो, सिलेक्शन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। 92 और 92 सॉल्व करके आना इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम नहीं है जहां पे परसेंटेज आती है, यहाँ पे परसेंटाइल आता है। दैट मीन्स आपको उतने परसेंट लोगों से आगे रहना है। जिंदल जो कि हमारा ड्रीम कॉलेज है, अगर आप एलसैट लिख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली जिंदल को टारगेट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जिंदल के लिए कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड उसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड है विद स्कॉलरशिप एंड विदाउट स्कॉलरशिप। सो देर आर अ लॉट ऑफ किड्स जिनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है टू गो फॉर जिंदल। तो वो लोग क्या करते हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, लिख लेते हैं बट देन डीमोटिवेट होके लिखते हैं। बट देन डीमोटिवेट क्यों होना है? जिंदल प्रोवाइड्स यू एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, आपको वहां पे स्कॉलरशिप भी तो मिल रहा है, एंड स्कॉलरशिप का अमाउंट हैवी है, कोई छोटा मोटा स्कॉलरशिप नहीं है। 50 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, अप टू 4 लाख स्कॉलरशिप का अमाउंट है। सो एलसैट इंडिया, टॉपर ऑफ एलसैट इंडिया को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका टारगेट क्या है। मैं दोनों तरीके की ऑडियंस को यहाँ पे केटर कर रहा हूँ। वन, दैट इज एक्चुअली वन a person who doesn't have any problem related to finances, or and on the other hand a person who has problems related to finances. So दोनों के लिए strategy जो है it might work differently. So वो लोग जो सोचते हैं कि यार नहीं हमें स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप ये देखो कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 3 सेक्शंस हैं। सो अगर मैं बात करूं सेक्शंस की, तो आपके पास AR, LR1, LR2 एंड RC, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो AR में आपके पास 23 क्वेश्चंस हैं, LR में आपके पास 22 क्वेश्चंस हैं, 23 क्वेश्चंस ऑन LR2 एंड 24 क्वेश्चंस ऑन RC। तो आप ये देखो कि मेजॉरिटी पार्ट जो है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लीगल नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जीके नहीं है, क्योंकि मैथ्स जो है वो कहीं ना कहीं पे AR में ही आ जाता है, तो ये पेपर को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। बिकॉज मेजॉरिटी इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग जो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं वो ही आ रहा है यहाँ पे। तो आप ये देखो कि AR में कम से कम आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, एंड वो इतने मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं वहां पे वो सॉल्व कर लूंगा। तो इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। एंड बचे हुए क्वेश्चंस जो है या फिर बचा हुआ स्कोर जो है, मैं LR1, 2 एंड RC के सेक्शन से स्कोर करने की कोशिश करूंगा। सो जस्ट बिकॉज AR एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इट डजंट मीन AR को छोड़ दिया जाए, लेकिन AR से डरना भी नहीं है, बिकॉज यू हैव LR सेक्शन एज वेल। सो लास्ट के जो 7 डेज है उसमें अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करो कि AR से मुझे कितने क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं उन पे मेरा कमांड आ चुका है, एंड किस तरीके से मुझे स्कोर करना है। सो AR सेक्शन इज डन फॉर मी। सेकंड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करता हूं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देखो हाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ऑन क्लैट। अब अगर हम लोग क्लैट की बात करें तो वहां पे आपके पास जो पैसेजेस आते हैं वो एडिटोरियल से आते हैं और डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस होते हैं, लेकिन आपके पास कुछ जॉनरास ऑफ पैसेजेस, जैसे आपके पास कुछ पैसेजेस आए तो वो नॉवल से आ गए तो वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो गया, कुछ एडिटोरियल से पूछ लिया जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। हावेवर यहां पर जो आपके पास जॉनरास आते हैं वो कैसे होते हैं? They are related to literature, they are related to religion, they are related to business, they are related to economics, they are related to philosophy, psychology, and उनका जो वर्ड लेंथ होता है, मतलब वर्ड लिमिट होता है, वो भी लेंथी होता है एज कंपेयर टू पैसेजेस ऑन क्लैट, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या आप ऐसे पैसेजेस पे वर्क कर रहे हैं जो रेलेवेंट है एलसैट को, एलसैट के लिए। क्या ऐसे जॉनरास पे आप वर्क कर रहे हैं? सो अगर नहीं तो अपने जॉनरास को चेंज कीजिए। सेकंड,
लुक एट द टाइप, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने कुछ मॉक्स लिखे होंगे, आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, उन डायग्नोस्टिक टेस्ट को और मॉक्स को ढंग से इवेलुएट कीजिए एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट जनरली कम और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर जनरली आस्क्ड। तो उसमें आपको इन्फरेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। देयर मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस दैट पर्टेन टू सीआर, आपको लगेगा कि ये तो सीआर का क्वेश्चन है, लेकिन वो इंग्लिश में वहां पे पूछा गया है। देन यू नो आपके पास पर्पस का क्वेश्चन या फिर सोर्स ऑफ पैसेज का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन शायद आपको वहां पे देखने को मिले। बट देन प्रोमिनेंटली इन्फरेंस एलसैट में भी आता है, जैसे क्लैट में वैसे ही एलसैट में भी पूछा जाता है। अगेन, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? देखो, इट अगेन डिपेंड्स कि आपने एआर में कितना सॉल्व किया है। अगर एआर में आपका जो स्कोर है लग रहा है कि स्कोर कम है, तो ऑब्वियसली आपका स्कोर जो है यहाँ पे हाई हो जाएगा। बट मैं आपको इसमें एक चीज कह सकता हूं, अ स्कोर ऑफ अराउंड, मैं ये जो आपको बता रहा हूं वो नेट क्वेश्चंस है। सो सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट तो आप सब करके आओगे। हाउएवर, अगर आपका स्कोर अराउंड 70% के आसपास रहता है, तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो अच्छे हो जाते हैं। सो 70% का स्कोर जो है वो तो आपको टारगेट लेके चलना ही है कि आपको अपना टाइम इतना डिवोट करना है कि आप 70% नेट स्कोर लेके आए। अटेम्प्ट तो आप सब कुछ करके आएंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एलआर सेक्शन की बात करते हैं। एलआर सेक्शन को कैसे हैंडल करें? अब देखो, एलआर सेक्शन को हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखें। तो सीआर में एलआर जो है वो कंप्लीटली सीआर ही आता है वहां पे। तो सीआर में मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ये मेन 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड ये रिमेनिंग 5 टाइप्स है। सो मेन 5 टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो मेन आइडिया, इन्फेरेंस, स्ट्रेंथन, वीकन, अजम्पशन, ठीक है। सो ये मेन 5 टाइप्स है, जो कि आप श्योर हो सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन तो मेरे को वहां पे देखने को मिलेंगे। एंड रिमेनिंग 5 में पैरेलल रीजनिंग, फ्लॉ, पैराडॉक्स, इवैल्यूएट एंड बोल्ड पेस्ट। तो ये रिमेनिंग 5 टाइप्स है। अब देखो, मेन 5 एंड रिमेनिंग 5 में अगर मैं बाइफिकेशन करूं, तो अराउंड 70% क्वेश्चंस जो हैं वो मेन 5 से आपको देखने को मिलता है एंड 30% क्वेश्चंस ये आते हैं। जबकि अगर हम लोग क्लैट की या फिर दूसरे लॉ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, तो वहां पे यूजुअली जो फोकस रहता है वो इन्हीं पे ही रहता है। तो यहाँ पे 30% फोकस इन पे भी रहता है। तो जो आपकी प्रिपरेशन हो रही है फॉर लॉजिकल रीजनिंग, मेक श्योर आप उस प्रिपरेशन में इन 30% को भी ऐड करें। एंड इवन दो नंबर ज्यादा नहीं है, हावेवर प्रेजेंस है, तो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। यू नीड अ लिटिल वर्किंग ऑन दीज टॉपिक्स, तो यहां से भी आप स्कोर कर सकते हैं, तो इनको आप छोड़ेंगे नहीं। एंड आप जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको एलसैट से मिले हुए हैं या फिर जो आपने मॉक्स लिखे हैं, आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको ये फिगर जो है वो डेफिनेटली दिखाई देगा। So, how many are required to be solved to get the selection? Ultimately, आप अगर सिलेक्शन देख रहे हैं इन जिंदल, सो यू हैव टू बी इन सिलेक्शन देख रहे हैं इन जिंदल विथ स्कॉलरशिप, सो यू हैव टू बी इन टॉपर्स एंड अगेन 65 to 70% आपका नेट स्कोर। अटेम्प्ट तो आप वहां पे सब कुछ करके आएंगे, बट देन 65 to 70% का नेट स्कोर इज गोइंग टू फेच यू a score that will also help you get the scholarship. So इतना स्कोर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। So ये तो हमारी एकेडमिक क्वेरीज थी जो हमने यहाँ पे एड्रेस की। मैंने आपको बताया एलसैट इंडिया टॉपर स्कॉलरशिप 50 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेलेबल है एंड अमाउंट जो है वो केवल ट्यूशन फी पे मिलता है, बाकी जो एंसिलरी एक्सपेंसेस हैं वहां पे नहीं होता। लेकिन जो अमाउंट है दैट्स अप टू 4 लाख। सो आपके पास स्कॉलरशिप आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे दी है। स्कॉलरशिप का अमाउंट अप टू 4 लाख है। सो टॉपर्स गेट 4 लाख एंड उसके बाद जो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। सो अप टू 4 लाख है। तो
स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे रखनी है। वर्क ऑनलाइन, जितना भी आपका वर्किंग है ये सारा का सारा ऑनलाइन होना चाहिए। रीजन, वहां पे 1 घंटा 40 मिनट आप अपने स्क्रीन के सामने बैठेंगे। सो 1 घंटा चाल आई मीन सॉरी 140 मिनट्स जो है, 1 घंटा 40 नहीं, 140 मिनट्स जो है वो आप वहां पे स्क्रीन के सामने ही बैठने वाले हैं। अगर स्क्रीन के सामने बैठने वाले हैं तो व्हाई नॉट प्रैक्टिस दैट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो जो भी रीड करेंगे वो ऑनलाइन रीड करेंगे, एंड मेक श्योर कि आपका जो सिटिंग कैपेसिटी है दैट इंक्रीजेस, एंड कम से कम 140 मिनट आपको स्क्रीन के सामने बैठना ही है, अदरवाइज वहां पे आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। एंड सेकंड, जो आपने स्लॉट अपने लिए आपका जो स्लॉट है उसी स्लॉट में 140 मिनट स्क्रीन के सामने बैठे एंड प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट 7 डेज ये आपको प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल। टेस्ट टेकिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि आपको अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट को और मॉक्स को एनालाइज करना है, एंड उन्हीं के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड कौन कौन से टॉपिक्स पे आपका कमांड है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये आप टेस्ट टेकिंग स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। एंड लास्टली, थिंक पॉजिटिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगा, यहां पे जो परसेंटाइल है, आई टेल यू, स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है, बस यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी और अ स्ट्रक्चर। सो अगर आपने वो ले लिया, डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों से आगे आ जाएंगे एंड स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू ऑल हैव अ गुड डे।